नमस्कार। न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं द्विपक्षीय वार्ता को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि G20 समिट में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों के अध्यक्ष भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के पीएम प्रवीण कुमार जगन्नाथ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। आइए शुक्रवार को यानी कि 8 सितंबर को द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीरों में जानते हैं कि यहाँ किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ से बातचीत की। इस बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि पीएम प्रवीण कुमार जगन्नाथ और मेरे बीच अच्छी बातचीत हुई। यह भारत मॉरिशस संबंधों के लिए एक विशेष वर्ष है, क्योंकि हम अपने देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। हमें इंफ्रा, फिटनेस, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आई हैं और इस मुलाकात पर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ सार्थक चर्चा हुई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश संबंधों में प्रगति बहुत सुखद रही। पीएम नरेंद्र मोदी की भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय सहयोग में विविधता लाने पर प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ सार्थक बातचीत हुई। वे कनेक्टिविटी, संस्कृति के साथ साथ पीपल टू पीपल टाइज सहित कई क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए। साथ में अगर जो बात करें, आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच भी बातचीत हुई। पीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर बातचीत हुई। पीएमओ के अनुसार उनकी चर्चाओं में कई तरह के मुद्दे शामिल हैं और इसमें भारत और अमेरिका के बीच संबंध और गहरे होंगे। जानकारी के मुताबिक मोदी अगले 2 दिनों में 15 द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि ये बैठकें विभिन्न देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा, विकास सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि नई दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित और समावेशी विकास में नया मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं अगले 2 दिन में वैश्विक नेताओं के साथ सकारात्मक बातचीत को लेकर आशान्वित हूं। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि 2 द्विपक्षीय वार्ता हुई है मॉरिशस से, बांग्लादेश से और अमेरिका से। तो अमेरिका के प्रतिनिधियों से जो बातचीत हुई है, जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता हुई है, ये द्विपक्षीय वार्ता किन किन मुद्दों पर हुई है, क्या इसके दूरगामी परिणाम होंगे और क्या चीजें और होनी चाहिए थीं, और ये जो द्विपक्षीय वार्ता है ये भारत अमेरिका संबंधों को कितना आगे ले जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस पे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ भारत बांग्लादेश के संबंध क्या होने वाले हैं और आगे इनमें और किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। साथ ही साथ मॉरिशस से भी जो संबंध हैं, राजनयिक संबंध हैं, जो भी विदेश संबंध हैं, उन पर जो वार्ता हुई है उन पर क्या क्या वार्ताएं हुई हैं और इस पर ये दोनों बीचों के संबंध और कितने प्रगाढ़ किए जा सकते हैं, इस वार्ता के दौरान क्या क्या कुछ हुआ है, इस पे भी हम जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा अमेरिका पर। अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो भारत कल 7 बजे आए और 7 बजे जो है उसके बाद पीएम आवास पर उनकी मुलाकात हुई। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर किरोड़ी सिंह, विदेश मामलों के जानकार, कैप्टन आई सिंह भदौरिया, रक्षा विशेषज्ञ। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी, हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं और पहला सवाल आपसे ही लेंगे, क्योंकि जो मुलाकात हुई है जो बाइडेन की
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें द्विपक्षीय वार्ता हुई है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये द्विपक्षीय वार्ता हुई है, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर हुई है, क्योंकि खबरों में तो ये भी आ रहा है कि व्यापार से संबंधित, रक्षा से संबंधित और तमाम मुद्दों पर हुई है। तो सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई है, किस पे सहमति बनी है, क्या कुछ रहा। जी देखिए देवेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि 3 देशों के राष्ट्र प्रमुखों से हमारे प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है। बांग्लादेश और मॉरिशस भारत के बहुत ही विश्वसनीय मित्र हैं। अमेरिका के साथ भारत की व्यापक सहभागिता है। भारत का और अमेरिका का व्यापार निरंतर रूप से बढ़ रहा है। अमेरिका और भारत दोनों में सहमति है कि व्यापार को और अधिक बढ़ाया जाए। अमेरिका भी अपना एक्सपोर्ट भारत को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को ज़्यादा है। तो ऐसे संतुलन बनाने के लिए अमेरिका भी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है। तो एक तो व्यापार को लेके निश्चित रूप से बातचीत हुई है। दूसरा, भारत के जो विद्यार्थी वहाँ हैं, अमेरिकन वीज़ा को लेके, इसको भी लेके बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन में जो पहले अमेरिका के में बातचीत हुई है, उनमें जो सहमतियां बनी थी उनको आगे बढ़ाने के लिए और इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है, इसका निश्चित रूप से उन्होंने विश्लेषण व मूल्यांकन किया होगा। क्योंकि वीजा के लिए अपने कौंसलर ऑफिस खोलने की बात भी थी, और जो विद्यार्थी हैं उनको वीजा के लिए और अधिक भारतीय वहां अमेरिका में कैसे जा सकें, जिससे शिक्षा हासिल कर सकें या व्यापार कर सकें, इन सब मुद्दों पे बातचीत हुई होगी निश्चित रूप से। लेकिन अभी व्यापक रूप से कोई चीज बाहर नहीं आया है, तो कुछ निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। लेकिन भारत का जो दृष्टिकोण है वो है ग्लोबल साउथ की सॉलिडेरिटी को एग्जिबिट करना, और इसमें भारत के लिए एक सबसे बड़ा अवसर यह है इस समिट में, और जो द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी उनमें भारत अपनी उपलब्धियों, क्षमताओं और संभावनाओं को प्रदर्शित करेगा, जिससे भारत पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका विश्वास अधिक से अधिक बढ़े और भारत में इन्वेस्टमेंट आए। इसके अतिरिक्त भारत की जो एक भूमिका समन्वय की हो सकती है, क्योंकि हम पिछले कुछ सालों में देखते हैं कि जो महामारी आई और जो यूक्रेन क्राइसिस आया, उसमें विश्व समुदाय ने एकजुटता नहीं दिखाई है, और वो एकजुटता नहीं दिखाने की वजह से जो उत्तर दक्षिण का एक विभाजन है विकास के आधार पे, और एक पूरब और पश्चिम का ध्रुवीकरण है, उसको और अधिक गहरा होते हम देख रहे हैं। तो भारत जिस तरीके का दृष्टिकोण लिए हुए है पश्चिम के विकसित देशों से, और जो दक्षिण के अल्प विकसित देश हैं उनके बीच में एक समन्वयकारी भूमिका निभा सकता है। इससे इस स्थिति में आज कोई देश नहीं है कि समन्वयकारी भूमिका निभा सके। तो अमेरिका और उसके अलाई हैं, उनका जो दृष्टिकोण है उसमें और विकासशील देशों के दृष्टिकोण में समन्वय बनाने का एक परिणाम होगा कि विश्व व्यवस्था एक नए शीत युद्ध की तरफ, भटकाव की तरफ जाती लग रही है, उसको भारत बचा सकता है। और इसीलिए भारत ने एक विशेष सत्र भी रखा है कि फ्यूचर, कॉमन फ्यूचर, वन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो वन फ्यूचर का मतलब यह है कि विश्व में एकजुटता, समृद्धि कैसे लाई जाए। यहाँ तक कि आपने भी इंडिकेट किया कि मानव आधारित संपोषित विकास, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का ये कहना है कि अभी तक जो संपोषित विकास के लक्ष्य हैं वो 15% ही सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इनको और अधिक कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसमें अमेरिका के सहयोग के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका विश्व का सबसे समृद्ध देश है। अमेरिका ज्यादा मदद कर सकता है। तो इसके लिए अमेरिका निश्चित रूप से जो G7 में एक प्रस्ताव रखा था, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, उसको मुझे लगता है कि G20 में भी विस्तार से रखेंगे और उसको और अधिक एक्सपेंड करेंगे,
कि G7 से G20 में लाने का प्रयास करेंगे, जिस तरह अल्प विकसित देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सकें। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी निश्चित रूप से जो डिजिटल पार्टनरशिप है या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेके भी निश्चित रूप से कोई अलायंस की बात करेंगे। तो इससे ऐसा लग रहा है कि इसके लिए समिट में आने से पहले द्विपक्षीय बात करके भारत और अमेरिका के बीच में एक समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है कि भारत एक मॉडरेट की करने का और समन्वयकारी देश के रूप में भूमिका निभाना चाहता है कि विश्व को एक नए शीत युद्ध से बचा सके। जी देवेंद्र जी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अजय सिंह भदौरिया जी भी हैं। हम आपके पास आना चाहते हैं कैप्टन अजय सिंह भदौरिया जी। रक्षा की जहां तक बात होती है तो भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तरह से जो भी हथियार खरीदे जाते थे रूस से खरीदे जाते थे, अब जैसे जैसे अमेरिका के साथ करीबियां बढ़ रही हैं, रूस पर निर्भरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो अमेरिका की तरफ झुकाव ज़्यादा है हथियारों की खरीद वगैरह में, रक्षा सौदों के मामले में। क्या लगता है कि इस द्विपक्षीय वार्ता में कुछ रक्षा सौदों की भी बात हुई होगी और इस पर भी आगे जो है कुछ कदम बढ़े होंगे? निश्चित तौर पर देवेंद्र जी, रक्षा के विषय में भी है ना यहाँ अहम बैठकें होंगी और सभी उन देशों के साथ होंगी जो एक संपन्न देश है, जहाँ ज्यादा से ज्यादा रक्षा सौदा निर्माण होते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो और भी अन्य है, फ्रांस है, तो इनके साथ जरूर होगी। और भारत अपना हित साधने में कभी पीछे नहीं रहता है, चाहे भले ही फिर उसमें अमेरिका और किसका साथ लेना पड़े, किसका छोड़ना पड़े। तो आपने यूक्रेन के टाइम खास करके देखा होगा, जब यूक्रेन और इसका रसिया का युद्ध चला तो अमेरिका के साथ साथ और भी अन्य देशों ने भारत पर बहुत दबाव बनाया कि आप जितना रूस से अलग हट जाए और आप जो ये 28-20 जो भी देश इनके साथ जुड़े हुए थे जो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे थे, मगर भारत ने अपनी नीति को बिल्कुल नहीं बदला। एक तरफ उसने अमेरिका का भी साथ रखा और दूसरे रसिया और जो हमारा पुराना दोस्त है जो आड़े वक्त में वही काम आता है, बाकी तो कभी अपने स्वार्थ देख के समय समय पे रास्ता बदल लेते हैं करके, चाहे वो अमेरिका हो कोई भी हो। मगर रसिया एक हमारा ऐसा दोस्त है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता और जहां जरूरत पड़ी है वो हमारे साथ करने में कंधा मिलाते खड़ा रहता है। तो आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से रसिया के साथ हाथ बढ़ाया और उस टाइम उसको आर्थिक मदद जो पहुंचाई उसका फ्यूल खरीद के, तो ये इसी के लिए कहते हैं कि ये कूटनीति, तो भारत आज खास करके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस तरह से कूटनीति से संबंध अपने सभी के साथ बराबर के रखते हैं, उसमें किसी को छुपा नहीं है कि एक की वजह से एक को छोड़ दे। इसी तरह से अब मैं हथियारों की तरफ आ जाता हूँ, जो हमारी सेना के लिए अच्छे हथियार चाहिए, तो भारत को हथियार हर जगह वहां से खरीदता है जहाँ से एक बहुत अच्छे मिलते हैं। जो हमें जरूरत है अमेरिका से है तो हम अमेरिका से ले रहे। जैसे हेलीकॉप्टर चीनू की हमें उस टाइम बहुत जरूरत थी कि चीनू हेलीकॉप्टर एक ऐसा है जिसको सुनर बोलते हैं कि वो हमारी मीडियम गने हैं उनको लिफ्ट करके कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। खास करके जैसे गलवान क्षेत्र है, तवांग क्षेत्र है, ये पूरा पहाड़ी एरिया है, वहाँ बाई रोड अगर इन हथियारों को ले जाए तो महीने लग जाएंगे। अब तो खैर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बॉर्डर तक बहुत अच्छी अच्छी रोडें बनाई है, तो इतना समय नहीं लगता, मगर पुरानी सरकारों ने इस चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि तो मैं दोनों ही बॉर्डरों पर रहा हूँ, चाइना बॉर्डर ग्लेशियर तक रहा हूँ और इधर तवांग से जो चाइना का बॉर्डर लगता है वहाँ भी रहा हूँ। दोनों ही बॉर्डर अपने बड़े नजदीकी से देखे हैं। तो यहाँ पर हमारी कोई सेना का आक्रमण पहुंचता था तो या तो उसको पार्टों में अलग अलग करके ले जाया जाता था। अगर उनको बाई रोड ले जाए तो महीने लग जाते थे, रोड अच्छी। मगर आज रोडें बहुत अच्छी है, जिस तरह से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहे हैं बहुत बेहतरीन चल रहे हैं, तो उसी का नतीजा है कि आज भारत की सेना बहुत सशक्त हुई है। आज हमारे पास बहुत अच्छे हथियार है, बहुत अच्छे
एयरफोर्स के अच्छे अच्छे उनके पास विमान है। जैसे फ्रांस से हमने, आपने देखा होगा, रफेल लिया था। रफेल एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर विमान है जो गेम चेंजर है बिल्कुल। हमारे RK भदौरिया भी अभी रिटायर हो गए, ये एयरफोर्स के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनसे मेरी काफी बात चर्चा होती थी क्योंकि हमारे पारिवारिक संबंधी भी है उससे, तो विशेष करके उससे चर्चा होती थी। तो वो कहते थे कि राफेल सबसे बेहतरीन है युद्ध के क्षेत्र में, ये गेम चेंज करने वाला है। तो इस तरह के हथियार जहां भी हमारी भारतीय सेना के लिए जरूरत पड़ती है तो हमारे सेना के विशेषज्ञ हैं, हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको फिर उसमें समझौता नहीं करती है कि सिर्फ ले लिए जाए, जैसे हो गए देखा जाएंगे, तो वो नहीं है। अगर रसिया का जहां होता है तो रसिया की 100 पॉइंट जो गने थी कुछ 1000 से भी बढ़ के थी, इसी तरह से कुछ मीडियम थी तो पहले हमने रसिया से खरीदी थी, वो बहुत अच्छी है, आज भी है। मीडियम गने आज भी हमारे तोपखाना आर्टिलरी में है और बहुत अच्छा काम कर रही है। उनकी जो मारक क्षमता है एक से एक बेहतरीन क्षमता है। तो ये जो हथियार कहाँ से हमें अच्छे लगते हैं, अब ये नहीं है कि अगर एक जगह से ले अपनी सेना को कमजोर करे, खास करके नरेंद्र मोदी की सरकार में। तो ये चीज उनके अंदर एक आत्मनिर्भर बल है मोदी जी के अंदर कि वो अपने खास करके देश के हित में, चाहे वो सेना के हित में हो या देश के हित में हो, उसमें कोई समझौता नहीं करते। तो इसीलिए से उन्होंने हर देश के साथ अपना समन्वय इस तरह से बना के रखा है कि किसी एक के लिए दूसरे को नहीं छोड़ते हैं, मगर जहां भारत का हित है उसमें तो वो कतई ही पीछे नहीं रहते। तो इस चीज के लिए मैं देवेंद्र जी इतना ही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री इस टाइम जिस तरह से देश को हमारे को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर पहले भी अगर सरकार इतनी कोशिश और मेहनत कर लेती, किसी एक देश को विशेष वरीयता न देके सिर्फ अपना हित चाहती, तो आज हम देश चाइना है ना, इसको सबको बहुत पीछे छोड़ के आगे निकल चुके होते। हालांकि अब जिस तरह से हमारे देश को आगे ले जाया जा रहा है, ऐसा समय अब नहीं लग रहा है कि ज्यादा समय लगेगा। कि जिस तरह से आज वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी बन चुके हैं, इसी तरह से रक्षा क्षेत्र में आज हम जो है ना, पहले आयात करते थे, आज हम निर्यात भी कर रहे हैं। बहुत से इक्विपमेंट ऐसे हैं, कुछ तो हमारे हेलीकॉप्टर हैं, कुछ हमारे टैंक है, कुछ हमारी गने हैं, और जो असॉल्ट राइफलें हैं जो पहले टोटल ही विदेशों पर निर्भर थे, आज हमारे यहाँ कुछ हमारे देश में बन रही है, जिसकी जगह जगह फैक्ट्रियां हैं। मध्य प्रदेश, आपके मध्य प्रदेश में भी है, ग्वालियर संभाग में। तो इन चीजों को ध्यान में रखा गया है, आज ये सब चीजें हमारे यहाँ निर्माण हो रही है। तो इसलिए भारत आज निर्भर, आत्मनिर्भर हो चुका है और दूसरों को बना रहा है। काफी देर तब से आज जो है ना इस चीज हथियारों को खरीद रहे, तो एक दिन वो सबको आएगा कि हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकारें यही रहे। क्योंकि पिछले सरकारें, आर्मी मैं काफी समय से हूँ, मैं 93 में तो आर्मी से रिटायरमेंट हो गया था। तो मैंने उस टाइम वो भी टाइम देखा है कि एक टाइम वो होता था कि हमारे पास अच्छे असेसमेंट नहीं होते थे, और तो भारतीय सेना के पास जो यूनिफॉर्म होती थी वो भी उतनी ज्यादा, मैं ये बुराइयां नहीं करना चाहूंगा कि इस चीजों को कोई रखता नहीं है, उनमें भी कहीं ना कहीं कभी कटौती रहती थी, क्योंकि शायद समझा नहीं जाता था कि सेना की कोई आवश्यकता है। मगर मैं तो ये कहूंगा उस बात पर देवी जी, मैं पाकिस्तान का जो शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने जैसे ही भारत हमारा आजाद हुआ और जो हमारी जमीन में घूम के डंडा डाल दिया, तो महसूस हुआ सरकार को कि नहीं सेना की भी जरूरत है। नहीं तो सरकारों को तो ये सोच लिया कि सेना की जरूरत नहीं है, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। ये आज की जो शक्ति है, आज की जो सरकार है, ये सेना को हर तरह से मजबूत कर रही है और वो सामने पूरे देश को दिखाई दे रहा है। जी, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी द्विपक्षीय वार्ता की अगर जो बात हो रही है, रक्षा सौदों की बात हो रही है, तो इसमें एक बात और सामने आती है कि अगर जो जहाँ तक रूस की बात की जाए तो रूस और भारत का संबंध तो वैसे ही प्रगाढ़ है, जैसा कि कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी ने अभी बताया। लेकिन रूस के साथ एक और भी दिक्कत है कि वो चीन को भी पैरेलल रख रहा है। लेकिन अगर जो संबंधों की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, तो अमेरिका जो है वो भारत को चीन से खार खाया हुआ है और भारत को आगे कर रहा है। तो ऐसे में अगर जो संबंधों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें, तो उसमें
किसके साथ रहना, एक तो पारंपरिक मित्र है रूस, और दूसरा जो है एक जो संबंध आगे बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के परिप्रेक्ष्य में, अगर जो देखा जाए इन तीनों देशों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो किनके साथ भारत को ज़्यादा कॉम्बिनेशन करके रहना उचित होगा? देखिए देवेंद्र जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि किसी भी देश के साथ रहना और कौन सी शक्ति के साथ रहना भारत को, ये इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। भारत की कूटनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत ये चाहता है कि अपनी सामरिक स्वायत्तता बनी रहे, किसी एक गुट में सम्मिलित नहीं हो, गुटबाजी से भारत दूर रहना चाहता है। दूसरा, भारत की विदेश नीति और कूटनीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि डी हाइपेनेटेड पॉलिसी है। एक से दोस्ती है तो दूसरे से दुश्मनी हो जरूरी नहीं है। तो भारत एक संतुलनकारी नीति का अनुसरण कर रहा है। लेकिन आज की स्थिति में देखें तो दुनिया में सब जगह प्रतिरक्षा व्यय बढ़ रहा है, दुनिया के सभी देश खर्चा बढ़ा रहे हैं, और ये अगर टोटल देखा जाए तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में खर्च हो रहा है, और अमेरिका प्रतिरक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है। और इसीलिए लगभग 1 साल से ऊपर हो गया अमेरिका के साथ भारत का एक इनिशिएटिव फॉर इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। तो उसमें अमेरिका तकनीकी दृष्टि से बहुत समर्थ है, और इसलिए प्रतिरक्षा संबंधी तकनीकी हैं वो भारत अमेरिका से लेना चाहता है, और अमेरिका की इस समय बहुत बड़ी आवश्यकता है भारत, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हर देश के अपने राष्ट्र हित होते हैं। कोई देश अपने राष्ट्र हित का परित्याग नहीं करता है और न करना चाहिए। तो भारत अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए रशिया से भी संबंध रखता है। जब अमेरिका ने यूक्रेन क्राइसिस में रशिया पे सैंक्शन लगाए तो भारत ने अमेरिका और यूरोप को स्पष्ट मैसेज दिया, संदेश दिया कि भारत के राष्ट्र हित की रिक्वायरमेंट है कि भारत अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करे रशिया से संबंध बना के। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो यूरोपीय देश हैं, हमारे विदेश मंत्री ने कहा यूरोपीय देश हैं वो अपनी समस्या को तो दुनिया की समस्या मानते हैं, लेकिन दुनिया की समस्याओं को अपना समस्या नहीं मानते हैं। तो भारत को अपने तरीके से, अपने विवेक सम्मत तरीके से सभी से प्रगाढ़ संबंध बना के चलना है। किसी एक गुट में सम्मिलित होना यह भारत की परंपरागत नीति है, और मेरे को लगता है उसी नीति पे चल रहा है। ये भारत के लिए आज आवश्यकता है। दुनिया में सैन्य व्यय जिस तरह से बढ़ रहा है, भारत अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करे, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान से हमारे अनईजी रिलेशन है, चाइना से हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। यद्यपि व्यापार बढ़ रहा है चाइना से, लेकिन जो सीमा के ऊपर तनाव की स्थिति है, उस स्थिति में सेना को मजबूत करना भारत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए जिस देश से भी मदद मिले भारत मदद लेगा। तो अमेरिका के साथ भारत एक व्यापक सहभागिता चाहता है, जो अमेरिका भी चाहता है। और अमेरिका ये चाहता है कि भारत जिस तरह की स्थिति अमेरिका को लेके बन रही है, रूस और अमेरिका के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, रशिया पे सैंक्शन लगा रखे हैं, चीन और अमेरिका में अब बहुत ज्यादा एक दुराव की स्थिति बन रही है। यद्यपि चीन और अमेरिका का व्यापार अभी कम नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भारत को एक अच्छा सहयोगी अमेरिका बनाना चाहता है अपने राष्ट्र हित की दृष्टि से। तो मुझे लगता है अमेरिका और भारत के दोनों के राष्ट्र हित मिल रहे हैं, तो ये विन विन की सिचुएशन है। तो अगर रशिया से अच्छा भारत का संबंध है तो अमेरिका से दुश्मनी हो जरूरी नहीं है। तो एक तरह का एक बीच का रास्ता है जिसमें हर देश का अपना हित है वो पूरा हो सकता है। तो भारत अपने हित की दृष्टि से संबंध बना रहा है। इसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डी हाइपेनेटेड पॉलिसी कहते हैं। तो ये भारत की नीति का एक महत्वपूर्ण पिलर है, यूं कहना चाहिए मुझे। तो भारत उसी दिशा में बढ़ रहा है। इसके साथ साथ भारत ये चाहता है कि विश्व में एक तरह की गुटबाजी न हो। भारत एक पूरा विश्व मिलके एकजुट होके दुनिया में विकास करे, और इसीलिए वन फ्यूचर को लेके भारत बहुत सतर्क है। और भारत चाहता है कि जो अल्प विकसित देश हैं उनका हित विकसित देश पूरा करें। तो भारत निश्चित रूप से अमेरिका और जो विकसित देश हैं उनको सेंसिटाइज करेगा,
जो डेवलपमेंट विकासशील देशों की आवश्यकताएं हैं, मजबूरियां हैं, उनके लिए, और विकासशील देशों को ये आश्वस्त करेगा कि विकसित देश आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये जो भारत की भूमिका है, एक सेंसिटाइज करने की और विश्वस्त आश्वासन देने की दूसरे देशों को, ये भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और निश्चित रूप से भारत अमेरिका जो बातचीत हुई है द्विपक्षीय, इन पक्षों पे बातचीत हुई होगी, क्योंकि बाइडेन जब आ रहे थे उससे 2 दिन पहले ये कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार की गुंजाइश है, सुधार होना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक, IMF ज्यादा अधिक मददगार कैसे हो सकते हैं अल्प विकसित देशों के विकास के लिए, इस पे बातचीत हुई होगी। क्योंकि आज अमेरिका के सामने चुनौती यह है कि SCO में और ब्रिक्स में डॉलर के आधिपत्य को लेके बात उठ रही है कि जो दुनिया के देश हैं अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करें, फाइनेंशियल डीलिंग करें। तो इसके लिए अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर डॉलर का आधिपत्य खत्म होता है तो अमेरिका का सामरिक और राजनीतिक आधिपत्य है वो भी कमजोर होगा। तो अमेरिका निश्चित रूप से वित्तीय संस्थानों में सुधार करेगा और विकासशील देशों की मदद के लिए भारत के विचार से, भारत के दृष्टिकोण से और भारत के सुझाव से सहमत होगा। जी देवेंद्र जी। जी, हम कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी के पास जाना चाहेंगे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, जैसा कि UNSC में भारत का समर्थन की बात भी की खबरें आ रही हैं कि इस पे भी चर्चा हुई है और अमेरिका इसका समर्थन करेगा। सवाल यहाँ पर यह है कि UNSC में भारत की अस्थायी सदस्यता का जो समर्थन करने की बात है, चीन ही रोड़ा अटकाता है। और अगर जो संबंधों की बात करें तो रूस भी साथ ही है, अमेरिका साथ है। ऐसे में अगर जो चीन रोड़ा अटकाता है तो क्या कोई इस तरह के तरीके हैं क्या कि अगर जो, या फिर चीन को किस तरह से मनाया जा सकता है? मनाने के ही सिर्फ एक तरीके शेष रह जाते हैं कि वो मान जाए। जी नहीं देवेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं विषय बहुत ही ये संवेदनशील विषय है, क्योंकि इस विषय पे भारत की बहुत अपनी निगाह बनाए हैं। इसी कारण आज प्रधानमंत्री मोदी जी सभी देशों के संबंध साथ अपने संबंध बहुत ही अच्छे बना रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा हो कि हर देश की वो यात्रा करते हैं, कहीं भी अगर कोई छोटा सा भी प्रोग्राम बुलाया जाता है तो वो जाते हैं। आज बहुत अच्छे उन्होंने अपने संबंध बनाए और इसी वजह से आज पूरा जो है ना वर्ल्ड उनके साथ खड़ा है। चाइना का अगर देखा जाए उसका अपना पर्सनल हित ना हो, सीमा को लेके हरदम एक साथ रहता है, बाकी चाइना भी जानता है कि भारत कहीं से कहीं गलत नहीं है और एक अच्छा उसका, अगर वो चाइना अपना ये स्वार्थ छोड़ दे सीमा विवाद का, तो चाइना जानता है कि भारत से अच्छा उसका मित्र कोई हो नहीं सकता। मगर समस्या वही है कि चाइना की एक जो विस्तारवादी नीति है वो उसकी नीति कभी हटती नहीं है। वो भारत के ही साथ नहीं, जितने भी उसके साथ सीमाएं लगती हैं, आप देखो हर उसके साथ उसका इसी तरह से चला रहता है सीमा विवाद। मगर आज भारत के साथ सबसे बड़ी बात है कि जो वर्ल्ड की सबसे अंतरिम शक्ति है अमेरिका है, वो उसके साथ खड़ा है कि इन्हें स्थायी सदस्यता मिले। फ्रांस भी इसका समर्थन कर रहा है और रूस तो हमारा मित्र है, वो तो शुरू से कह ही रहा है। तो इस तरह से सदस्यता मिलेगी जरूर, थोड़ा सा समय लगेगा। चाइना को भी आखिर तो लास्ट में इस बात को सोचना पड़ेगा, क्योंकि चाइना अकेले अकेला नहीं खड़ा हो सकता है। जब एक तरफ सारे देश जब हमारा समर्थन कर रहे हैं, भारत का समर्थन कर रहे हैं, तो अकेले चाइना के विरुद्ध से ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। ये चाइना को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक अकेला इतना अगर करे तो फिर और भी ऐसे बहुत सी बातें आएंगी जहां चाइना को फिर सब देश अलग छोड़ देंगे, नकार देंगे। तो इसलिए उसको ये एक दिन साथ खड़ा होना पड़ेगा। और रही बात सबसे बड़ी है कि भारत को तो ये स्थायी सदस्यता तो बहुत पहले मिल चुकी थी, मगर हमारी जो सरकार थी उनकी इच्छा शक्ति थी, जैसे हमने आपको पहले बताया, उन्होंने इसमें दोस्ती निभाई या इनके पर्सन को जैसे अच्छे थे जो बाहर, उन्होंने कहा कि नहीं हमें जरूरत नहीं है, आप चाइना को दे दो। तो आज जो संस्था चाइना के पास है वो भारत को मिल रही थी। अगर माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ये जो है ना थाल में सजा के वो चाइना को दे आए थे, तब से लेके आज दिन तक वो चाइना के साथ
कांग्रेस इस तरह से खड़ी रही है, इस तरह यहाँ रक्षा विशेष की बात चल रही, तो इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं कहना चाहूंगा। मगर हमारे साथ जो पिछली सरकारों ने जो हमारे देश के साथ जो किया है वो बहुत गलत हुआ है। चाहे सीमा का लेकर रहा हो, चाइना ने जिस तरह से हमारी सीमाएं कब्जा हजारों किलोमीटर हमारे अंदर घुस गए, बॉर्डर के अंदर घुसा है, और सरकारें पिछली कुछ नहीं कहती थी, खाली बस एक चिट्ठी लिखा करती थी। और आज जानते हो कोई देश अगर आपके क्षेत्र में घुस रहा है और आप चिट्ठी लिखोगे तो उससे नहीं मानेगा, आपको उसको बराबर का जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से पिछली बार देखा आपने कि गलवान में जब उनके सैनिक घुसे तो हमारे सैनिक उससे पहले उन पोस्टों पर पहुंच गए जहां से उनके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाती थी, और वो सेना तब तक नहीं छोड़ी जब तक चाइना खुद ही अपने आप घुटनों पर नहीं आ गया, और उसने खुद कहा कि हम भी अपनी आर्मी पीछे करते हैं और आप भी पीछे करते हैं। तो ये एक होती है कि सामने वाले को आप उतना ही झुको, जितनी जरूरत है। आप ज्यादा झुकोगे तो लोग फिर आपको कमजोर समझ लेंगे। तो यही रक्षा विषय उसमें होता है कि आप अपनी आर्मी को अगर ज्यादा कमजोर समझने लगेंगे तो देश समझने इनकी आर्मी कुछ है ही नहीं। मगर मोदी जी ने ये चीज करके दिखा दी है कि वर्ल्ड में हमारी आर्मी आज किसी से कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में। और वास्तव में देश की आर्मी में मैं खुद उसमें रहा हूँ कि हमारा जो आत्मबल है बहुत बड़ा है। बस इतना है कि सरकारें उसको उतना ही जो ना मोटिवेट करती रहे। तो आज सरकार मोटिवेट भी कर रही है, उनको अच्छे अरेंजमेंट भी दे रही है। तो आज सेना हमारी कहीं से कहीं कमजोर नहीं आती। किसी भी आर्मी के साथ अगर सेना हमारी अगर मोर्चा लेके खड़ी हो जाए तो उनको जो है ना पता चल जाएगा कि भारतीय सेना क्या होती है। ये सब चीजें होती है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जी तो ये जो स्थायी संस्था आपने कहा ये तो बहुत पहले मिल रही थी, मगर पिछली सरकारें थी उनकी इच्छा नहीं थी कि हमें मिले। उन्हें वो समझते थे हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। कहते हैं ना कि ये एक बहुत अच्छी देव की कहावत है कि बाड़े पूत पिता के पुत्र कर्म जी, और खेती उपजे अपने कर्म। ये हमारे अपने। हाँ, अगर किसान खेत में जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ही पैदावार निकाल लेगा। बिल्कुल। और जो पिता के जो कर्म होंगे अच्छे बुरे, उसका फल उनके बच्चे भोगेंगे। तो हमारे जो शुरुआती जो शासक थे जिन्होंने देश की सत्ता पे बैठे थे, उन्होंने जो किया था, आज हमारा देश जबकि चाइना भी हमारे साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ था, वो इतना आगे कैसे बढ़ गया और हम वहां पे वहीं पड़े रहे। ये तो 2014 से बहुत बदलाव आया है। उससे आप पहले आप देखते थे, मगर अभी कहेंगे तो जब कांग्रेस के हैं अब ये कहते हैं इसका मतलब यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। अरे हुआ था, चीटी चाल चल के। चीटी जैसे चीटी देखती है ना, कछुआ चाल में होता था कि आप जिंदा भी मरोगे भी नहीं और जिंदा भी नहीं रहोगे। तो वो हालत थी। आज जिस तरह से स्पीड से हर कार्य हो रहा है, आज 14 से लेके आज 2023 अब खत्म की तरफ जा रही है। आप देखिए कि भारत में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, लोगों को जान बिक चुका है। जहां हम जाने के लिए पूरा एक दिन लगाते थे बाई रोड, आज हम 2 घंटे 3 घंटे में पहुंच रहे। तो ये बदलाव आया है 2014 से लेके। और यही अगर सोच पहले रहती तो वाकई में हम चाइना को भी पीछे छोड़ देते और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देते। क्योंकि हम 10 साल में इतना कर सकते हैं तो 70-80 साल का बहुत लंबा हाथ निकला है। अगर राजीव गांधी ने खुद एक बार कहा था कि हम अगर 1 रुपए भेजते हैं विकास क्षेत्र के लिए तो हम 15 पैसे पहुंचते हैं, तो पहले सरकारों का ये हाल था कि 85 पैसे उनकी जेब में चले जाते थे, पेट में हजम हो जाते थे, वो न विकास में पहुंचते थे न जनता के पास पहुंचते थे। यूरिया आप देखो किसानों को कितना मिलता था। आप भी देवेंद्र जी बहुत बुद्धिजीवी है, अच्छे पत्रकार है और हर गांव कृषि से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि यूरिया के लिए लोग किसान लाइन लगाए रहते थे, मगर यूरिया नहीं मिलती थी, डंडे पुष्प जरूर मिलते थे। इसी तरह से आपने देखा होगा जहां आप मध्य प्रदेश में है, जब दिग्विजय सिंह सरकार थी और किसान जो है ना लाइन की मांग कर रहे थे, ये मुल्ताई की बात मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। तो दिग्विजय सिंह लाइट तो नहीं दे पाए और किसान भी अपनी चीज पे अड़े थे कि हमें जब तक आप लाइट और इसके लिए हाँ नहीं करेंगे मैं उठूंगा नहीं। तो लास्ट में दिग्विजय सिंह ने उस पर गोली चलवा दी थी और ऑन द स्पॉट 35 किसान खत्म हुए थे। तो कांग्रेस का चरित्र ये रहा है, इसलिए हमारा देश आज इतना अगर पिछड़ा है। इंदिरा गांधी ने साधु संतों पे तो सामने बुला के
साधु संत क्या मांग रहे थे? गाय की रक्षा, गाय की रक्षा की गारंटी दी जाए, मगर इंदिरा गांधी जी नहीं मानी और साधुओं पे गोली चलवा दी। इतने साधु वहां खत्म हुए थे। तो ये चीजें दमनकारी जितना रहा कि आप मेरी बात मानो तो ठीक है, नहीं मानोगे हम आपके ऊपर गोली चलवा देंगे। इसी तरह से हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं दबाया गया। सिर्फ परिवारों का, कुछ लोगों का जो ना पोषण हुआ है, बाकी पूरे देश का पोषण हुआ है। इसलिए आज हमारा देश थोड़ा अगर कमजोर रहा है तो इसलिए रहा है, मगर जो स्पीड 2014 से पकड़ी है, आप 10 साल में पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, नए हमारे यहाँ कीर्तिमान गढ़े जा रहे, नए हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज आ रहे, हमारे इंजीनियर कॉलेज आ रहे, और रक्षा जो जितना इक्विपमेंट है वो हमारे देश में बन रहा है। आज हम फाइटर विमान बना रहे, आज हम टैंक बना रहे, आज हम यहाँ गने, मीडियम गने बना रहे, तो और जो असॉल्ट राइफलें बना रहे, तो ये सब एक इच्छा शक्ति की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इच्छा शक्ति और सरकार की इच्छा शक्ति जैसे जैसे मतलब ये दिख रही है, अब विश्व पटल पे दिख रही है, आपके कहने का तात्पर्य है। डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी, हम आपके पास आना चाहते हैं और ये एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अगले 5 साल में अमेरिका भारत में निवेश करेगा, ऐसी भी बातें हुई हैं चर्चा के दौरान, द्विपक्षीय चर्चा के दौरान। भारत को निवेश की किन किन क्षेत्रों में ज़रूरत है और पाकिस्तान तो अपने फायदे के अनुसार निवेश करेगा, तो वो किन किन क्षेत्रों में निवेश कर सकता है? जी भदौरिया साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार में भारत को कैसे अपनी पोजीशन मिल सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विभिन्न मंचों से बार बार ये कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है वो आज 21वीं सदी की समस्याओं को, यथार्थ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव G20 में भी यहाँ प्रेजेंट हैं और वो निश्चित रूप से इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होना चाहिए, जिसमें भारत एक अपना प्रतिष्ठा बना चुका है दुनिया में, तो भारत जैसे देश को विशेष स्थान मिलना चाहिए। अब उस पे कितना एक्शन होता है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अकेले भारत को नहीं, दूसरे देशों को भी, जैसे अफ्रीका रिप्रेजेंटेड नहीं है तो अफ्रीका के किसी देश को लिया जाए, लैटिन अमेरिका के देश को लिया जाए, तो निश्चित रूप से कोई सुधार होगा। अब आपने अमेरिका को लेके जो इन्वेस्टमेंट का सवाल पूछा है, भारत इन्वेस्टमेंट जिन चीजों में भारत की जरूरत है, रक्षा के क्षेत्र में भी पार्टनरशिप चाहता है, भारत तकनीकी के क्षेत्र में विशेष रूप से इन्वेस्टमेंट चाहता है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अमेरिका से मिले। और इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि बहुत 1-1.5 साल पहले इनिशिएटिव फॉर इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी अमेरिका से मिले, और वो मिले नहीं, उसका भारत में इन्वेस्टमेंट हो और भारत में कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो। इसके लिए सेमीकंडक्टर के लिए ऑलरेडी गुजरात में एक प्रपोजल सामने आया है, जो चिप है सेमीकंडक्टर की, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और उस पे आधिपत्य चीन और जैसे देशों का है, ताइवान में भी है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए अमेरिका बहुत सहयोग कर सकता है। एक अन्य चीज है जो जिसमें सहयोग भारत चाहता है, भारत ये भी चाहता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो और उस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनका दुनिया में एक्सपोर्ट हो, क्योंकि भारत में एक्सपर्टीज है, भारत में सस्ता लेबर है, और भारत में एक बिजनेस में बहुत ही ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तरफ भारत बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी स्थिति भारत में बन रही है। तो जो इन्वेस्टर हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, केवल हार्डवेयर में नहीं, कि टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में और दूसरे जो क्षेत्र हैं इन्वेस्टमेंट करे। भारत स्वयं भी दूसरे देशों की मदद करता है, जैसे स्पेस को लेके भारत ने बहुत से देशों के सैटेलाइट छोड़े हैं अपने स्टेशन से, तो भारत भी अपनी प्रगति के प्रति सतर्क है और अमेरिका से ये चाहता है कि जो ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करे जिससे भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग हो उसका दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी हो और दूसरे देशों को मदद भी मिले। और इसके लिए अमेरिकन जो बिजनेसमैन हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो तैयार हैं, क्योंकि चीन में अब इन्वेस्टमेंट का वातावरण कुछ तरह से
विशिएट हो रहा है। तो जो चाइना में इन्वेस्ट करते थे या दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते थे वो भारत की तरफ रुख कर रहे हैं और भारत का सकारात्मक दृष्टिकोण है। इसकी वजह से जो अमेरिकन या दूसरे यूरोपियन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में इन्वेस्ट करेंगे। जी देवेंद्र जी। जी, तो समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर साझा किए। तो कुल मिलाकर जिस समिट में द्विपक्षीय वार्ता हुई, अमेरिका, मॉरिशस और अगर जो कहें बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता हुई, और इन द्विपक्षीय वार्ता में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ संभावनाएं हैं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।